जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष सालोड़। स्वागत है आपका रोजगार विद सुभाष सर के यूट्यूब चैनल पर और RWS एकेडमी सीकर राजस्थान में। फिलहाल हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे ड्राइवर भर्ती 2022 दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस की जो ड्राइवर भर्ती 2022 थी उसमें सिलेक्शन भाई का हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हो गया, अभी वहां पर जॉब कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि इन्होंने ये सफर कैसे तय किया और इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या क्या इन्होंने पहले देखा और किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ, पूरी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, भाई ने पहले 4 साल मोबाइल की शॉप पे काम किया, मतलब खुद की मोबाइल की शॉप थी और उस पे काम करते थे। रिपेयरिंग का काम करते थे ना? हाँ जी सर, मैं रिपेयरिंग का काम करता था। रिपेयरिंग का काम किया? हाँ, 4 साल से कंटिन्यू रिपेयरिंग का काम चल रहा था मेरा। मेरी खुद की अपनी शॉप थी। तो भाई ने 4 साल तक रिपेयरिंग का काम किया। उसके बाद में वापिस जुनून आया कि मुझे तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, और तैयारी की, सिलेक्शन हुआ। किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, किस तरीके से कितना पेमेंट मिलता है, किस तरीके से आपका ट्रेनिंग होता है, किस तरीके का पेपर होता है, किस तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट होता है, और फिर आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद में किस तरीके से आपकी जॉब होती है और भाई का सिलेक्शन किस तरीके से हुआ, पूरी बात करेंगे। पहली हमारी बात ये होगी, भाई से हम थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई कहाँ से हैं, भाई का नाम क्या है, को एड्रेस वगैरह पूरी यहां पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम और अपना एड्रेस बताएं। जी सर, मेरा नाम मनोज कुमार कुमावत है। मैं सीकर जिले के काछवा गांव का हूँ। तो आप ये बताएंगे कि आपका जैसे आपने कब ग्रेजुएशन किया या 12th आपने कब किया, उसके बाद में आपने तैयारी करना कब से स्टार्ट किया, उसके बीच में क्या बाधाएं आई कि आप पहले तैयारी नहीं कर पाए, बाद में आपने तैयारी स्टार्ट की, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? मेरी 12th हो गई थी 2012 में, फिर कॉलेज हो गई 2015 में। उसके बाद में मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का काम चालू किया। कम से कम 2018 तक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता रहा। बाद में पता चला कि भाई इसमें कुछ खास नहीं बनता, 10 से 20 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा हम कमा नहीं सकते। उसके बाद में मैंने कोचिंग ज्वाइन की, मंथन कोचिंग एकेडमी। वहाँ पे मैंने कम से कम 6 महीने का बेंच लिया था। एक बार कोचिंग करने के बाद में खुद ही लाइब्रेरी जाता और सेल्फ खुद अपने आप से तैयारी करता था। कम से कम 5-6 साल लग गए मेरे को इस तैयारी करते करते। तो ये मोटिवेशन कहाँ मिला कि आप मोबाइल शॉप अपनी खोल ली थी, आप उस पर काम कर रहे थे, अचानक आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको तैयारी करनी चाहिए दिल्ली पुलिस की? लगभग हमारे गांव से हर साल 10-15 सिलेक्शन होते हैं। मेरा खुद का बड़ा भाई है, उसका 2018 में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मैंने भी मोबाइल रिपेयरिंग छोड़ के इसी लाइन में आ गया कि भाई मेरे को भी सक्सेस होना है आगे जाके। तो मतलब उसके बाद में आप मोटिवेट हुए कि मुझे भी तैयारी करना है और तैयारी करके दिल्ली पुलिस में जाना है। क्या दिल्ली पुलिस का टारगेट था या ऑल ओवर गवर्नमेंट जॉब का आपका टारगेट था? नहीं, मेरा तो टारगेट सभी का था। ऑल इंडिया जितनी भी भर्ती आती है सबकी मैं तैयारी करता था। फाइनल में NTPC में रह गया था 2 नंबर से। रेलवे डिग्रू में मेरा फिजिकल भी हो गया था। फाइनल मेरिट में 1 नंबर से रह गया था। फिर लास्ट में दिल्ली पुलिस का पेपर दिया, इसमें मेरे 82 नंबर थे। उसके बाद में मैंने बढ़िया तैयारी की, टेस्ट की और मेरा क्लियर हो गया सब कुछ। तो 82 नंबर, 100 में से 82 नंबर लाना एक नॉर्मल बात नहीं होती। लेकिन इसके लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे और तैयारी करते हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आप तैयारी किस तरीके से करें? और एक बात मैं पूछ लेता हूं, आपने मंथन में जब एडमिशन लिया था किस महीने में लिया था? 18 में लगभग 2018 में GD की भर्ती आई। तो आप ट्रेड के लिए आए, उससे पहले मेरे को जानते थे क्या आप? जानता था, बिल्कुल जानता था। अच्छा। मंथन कोचिंग में सर को मैं जानता था। इनसे मैं रीजनिंग की क्लास लगती थी हमारी 2018 में, तब GD की तैयारी करता था मैं, SSC GD के लिए। तो आप बच्चों को ये बताएं कि इतने अच्छे स्कोर लेने के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो वो एक बार आप कैंडिडेट्स को बताइएगा। सबसे बढ़िया तैयारी ये है कि एक बार आप कोचिंग का कोर्स लो या कोचिंग में जाओ, आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई ये हमारे बीच में आते हैं। उसके बाद में कंटिन्यूटी आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिसमें आप सब विषयों को बारी बारी करके पढ़ सको। और आपको पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आप उसको पीछे लगे रहो।
मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कोचिंग एक या दो बार ही करें, बार बार कोचिंग आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका कहने का मतलब है। उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी करें, जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से पढ़ते रहेगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो भाई आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले रिजल्ट आया तो आपने देखा या और किसी ने देखा? नहीं, सबसे पहले खुद को ही पता रहता है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, किस महीने में आएगा। सबसे पहले खुद ही देखा था मैंने, और बाद में मेरे बड़े भाई ने मेरे को बताया कि हाँ तेरा सिलेक्शन हो गया है फाइनल। तो जब सिलेक्शन हुआ उस टाइम में आप क्या कर रहे थे? सिलेक्शन के टाइम में जो फाइनल ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट आया था, उस टाइम मेरे सिस्टर की शादी थी 15 दिसंबर को, और वो रिजल्ट आया था 8 दिसंबर को। अभी मेरे को वो शादी का माहौल छोड़ के मेरे को मेडिकल करवाने, डॉक्यूमेंट जमा करवाने, वो सब मैंने शादी से एक दिन पहले करवा के आया था। तो जब वहां डॉक्यूमेंट जमा करवा के वापस आए तो कैसा आपको फील हो रहा था? ऐसे 6 साल कंटिन्यूटी तैयारी करने के बाद में ऐसा लगता है कि जिसके लिए हम निकले थे आज वो हमारा सिलेक्शन हो गया, तो उस दिन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट हो गए, हमारा मेडिकल हो गया, अब तो ज्वाइनिंग बाकी है। उस टाइम बहुत खुशी होती है आदमी को, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये रिजल्ट आया था समथिंग 9-10 बजे के समथिंग रात को। तो जब 9-10 बजे के लगभग रिजल्ट आया तो क्या रात को कितने बजे तक आपको नींद आई? इतना सा मैं पूछना चाहूंगा आपको। उस दिन शादी में घर का माहौल भी था हमारे, तो मैंने पहले से ही बड़े भाई ने और मैंने पटाखे ला रखे थे कि भाई जब सिलेक्शन होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उस दिन बढ़िया वाले पटाखे छोड़ेंगे, गांव में दिखाएंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। उस दिन रात को कम से कम 12-1 बजे तक पटाखे जलाते रहे हम, और उस रात 2-3 बजे बाद नींद आई थी, क्योंकि वही वो चल रहा था कि रात को भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं दिल्ली पुलिस का एक ऑफिसर बन गया, मैं घर से बाहर रहूँगा, दिल्ली पुलिस की वर्दी में मैं ड्यूटी करूँगा। तो उस दिन तो रात को नींद नहीं आई थी 2-3 बजे तक। तो वो एक सपना होता है कि भाई आपका भी सपना होगा कि भाई के सिलेक्शन होगा, आप वर्दी के अंदर रहेंगे, स्कॉर्पियो आप चलाएंगे या पीसीआर आप चलाएंगे। तो स्कॉर्पियो का एक मतलब जुनून है कि ऊपर लिखा हुआ हो दिल्ली पुलिस, और उसके दिल्ली पुलिस वाली गाड़ी पे क्या लिखा रहता है? वैसे दिल्ली पुलिस लिखा रहता है, उसके अंदर सायरन भी होता है, रेड बत्ती भी मिलती है आपको, ऊपर इमरजेंसी बत्ती होती है गाड़ी के ऊपर। आपको जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको साइड दे देंगे कि भाई ये पुलिस की गाड़ी आ रही है। तो एक अलग फीलिंग होती है, मतलब उस टाइम ये नहीं देखते कि भाई ये पुलिस की गाड़ी है, इसको तो साइड देना ही है, उसका रुतबा ही एक अलग ही है। तो मतलब ये एक सपना होता है, और ये जब सपना साकार हो जाए तो खुशी का ठिकाना तो रहता नहीं है। और मेरे हिसाब से इतनी जल्दी भी 2-3 दिन नींद भी नहीं आती, ये सपने चलते रहते हैं कि अब सिलेक्शन हो गया, अब ये होगा, ऐसी इज्जत होगी, और इज्जत बिल्कुल मिलती भी है। तो अब हम आगे चलते हैं कि जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद में आप ज्वाइनिंग चले गए। तो उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, इसमें जैसे सिलेबस था तो उसमें कितने कितने नंबर सिलेबस का था कि भाई इतने क्वेश्चन थ्योरी के थे, इतने मैथ के थे, इतने रीजनिंग के थे? तो मैं आपको पूछ लेता हूँ, जैसे थ्योरी के आपके 50 थे तो उनमें से कितने सही थे आपके? थ्योरी के 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 20 तो रीजनिंग के थे, 10 क्वेश्चन थे वो मैथ के थे। नहीं, थ्योरी ये ट्रेड का दिल्ली पुलिस का 50 नंबर का पोर्शन होता है, उसमें 50 नंबर के ट्रेड के क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का जीके मैथ और रीजनिंग आती है। तो ये 50 में से कितने नंबर आए थे जो आपका ड्राइवर संबंधित पार्ट था उसमें? मेरे 50 में से 37.75 नंबर बने थे ड्राइवर पार्ट में ओनली। और मैथ रीजनिंग में? मैथ रीजनिंग में मैंने 50 में से 50 क्वेश्चन अटेंड किए थे, उसमें मेरे 44 नंबर आए थे। 44 मतलब 50 नंबर का तो ड्राइवर पार्ट हो गया, उसमें 37 के लगभग नंबर बने। इसके अलावा जो अपना आगे का भाग आ गया, आपका जो मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया और जीके आ गया। तो यहां पर 10 का आपका रीजनिंग था, 20 का आपका मैथ था, 20 आपका जीके था। उसमें से 50 में से 44 नंबर इन्होंने लिए। मतलब आप देख सकते हैं पीछे इनकी मेहनत कितनी रही होगी, और मेहनत से ही ये क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब जैसे ये बात हो गई अपने, अब बात आ जाती है ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग में कैसा फील होता है आपको? ट्रेनिंग में आप जब घर छोड़ के जाओगे तो आपका एक मन है वो ज़रूर उदास हो जाएगा कि अब हमें घर छोड़ के जाना है। लेकिन जैसे ही हम घर छोड़ के गए 2-3 दिन में हम उस माहौल में ढल जाएंगे कि सब हमारे दोस्त बन जाएंगे। और अगर आप बेल्ट की नौकरी करते हो तो ट्रेनिंग जैसा मज़े आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम आपको ना तो आपकी कोई जिम्मेदारी होती है, आपको टाइम पे खाना मिलता है, टाइम को आपको महीने में 1-2 बार रेस्ट मिल जाता है, टाइम पे आपको नाश्ता मिल जाता है। सबसे बढ़िया मज़े हैं
नौकरी की, बेल्ट की नौकरी की ट्रेनिंग में, वो आपको वो लम्हे आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो कुछ लड़के तो ऐसा मानते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उन बालकों को आप क्या बताना चाहेंगे? उस टाइम तो तभी थकते हैं कि ये ट्रेनिंग है, हम कब जल्दी से बाहर निकलें। लेकिन ट्रेनिंग निकलने के बाद में आदमी को पता चलता है कि ट्रेनिंग का जैसा मज़ा पीरियड, भाई आपने 6 महीने की ट्रेनिंग की हो, 9 महीने की हो, कितनी भी की हो, लेकिन जब आप ड्यूटी पे आ जाओगे ट्रेनिंग से निकल के, तो उसके बाद में आपको ये एहसास होगा कि ट्रेनिंग जैसा मज़ा आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ट्रेनिंग से बाहर आ जाओगे, उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, कभी किसके साथ में क्या ड्यूटी करनी है, कभी क्या ड्यूटी करनी है। इसलिए मेरा तो सबसे बढ़िया सुझाव ये है कि ट्रेनिंग जैसे मज़ा कहीं पे भी नहीं आएगा आपको। तो आपका ये मानना है कि ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा मजे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जवाबदारी नहीं होती, आपको आदेश दिया जाता है कि दौड़ना है तो दौड़िएगा, आपको एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करिएगा, नाश्ते के लिए बुलाया जाता है नाश्ता करिएगा, खाने के लिए खाना, शाम को खाना, रेस्ट। तो उसमें मतलब आपकी जवाबदारी नहीं बनती, आपको केवल और केवल फिजिकल करना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है, और उसके बाद में रेस्ट है, पेमेंट आपका चालू हो जाता है। कितने महीने बाद में आपको पेमेंट अकाउंट में आ गया था? हमारा पेमेंट आया था 3.25 महीने के बाद में। कम से कम 3 महीने का टाइम लग जाता है अकाउंट खोलने में, एनपीएस एक्टिवेट होने में। तो शुरू के 3-4 महीने आपको घर से ही खर्च करना पड़ेगा, कुछ भी लेना है, खाना है, अगर हम मेस का भी खाना खा रहे हैं तो वो भी घर से देना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने के बाद में, 3 से 4 महीने का टाइम है, उसके बाद में आपको सैलरी आपकी स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी। तो इसमें शुरुआत में जब ट्रेनिंग में होते हैं तब कितना पेमेंट मिलता है? इसे बाई हैंड कितना आ जाए, अकाउंट में कितना आ जाता है? ट्रेनिंग के टाइम में आपकी सैलरी, दिल्ली पुलिस की सैलरी में डीए मिलता है आपको, और बेसिक पे 21,700 दिल्ली पुलिस की बेसिक पे है, और 10,000 से ऊपर आपका डीए बन जाता है। तो ट्रेनिंग में ये 2 चीज़ें मिलती है, तो ये 33,000 के लमसम बनती है, काट पीट के एनपीएस कट जाता है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपका वो होम रेंट अलाउंस होता है, वो हर महीने का 6600 रुपये होम रेंट अलाउंस होता है। अगर आपने 6 महीने की से ट्रेनिंग की है तो 6 महीने का आपको, जब आप ट्रेनिंग के बाहर निकल के आ जाओगे तो वो एकत्रित मिल जाएंगे एक साथ में। अगर आपने 9 महीने की ट्रेनिंग किया तो 9 महीने के 70-80 हज़ार रुपये आपको ट्रेनिंग के बाद में एक साथ मिल जाएंगे। तो जैसे अब ट्रेनिंग से आप बाहर निकल गए, अब अकाउंट में कितना आ जाता है? अभी हम ट्रेनिंग के बाहर से निकले हैं तो पहले हमारी 33,000 से बढ़ के 38,000 हो गई कि थी, क्योंकि उसमें टीपीटी अलाउंस होता है, वो जुड़ गया 5500 रुपये। और अभी हमारा एचआरए भी ऐड हो चुका है, तो बाई हैंड अब हमें अकाउंट में हर महीने की सैलरी आ जाती है 45,700 के लमसम। और अगर पूरी सैलरी देखें तो वो बनती है 49,000 कुछ रुपये, लेकिन काट पीट के 45,700-800 रुपये अब अकाउंट में आ रहे हैं। तो मतलब अब देखिएगा अंतर, आप देखिएगा अभी आप थोड़े दिन पहले तैयारी कर रहे थे, 8-10 महीने आप पहले तैयारी कर रहे थे, और अब अकाउंट में 45,000 रुपये आ रहा है। और अब आपके जवाबदारी भी है कि आप पुलिस की ड्रेस में, स्कॉर्पियो में आप गाड़ी चला रहे हैं, और ऊपर बत्ती लगी हुई है और वो गाड़ी चला रहे हैं, तो अब एक जवाबदारी है आपकी। लेकिन उस जवाबदारी का मजा तो आता होगा आपको? हाँ बिल्कुल है, यही है, रोज़ाना अफसरों को इधर से लेके इधर जाना है, किधर भी जाना है, तो जवाबदारी तो रोज़ाना रहती है कि हमें सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाना है, शाम को कब आना है, ये जवाबदारी तो अब रोज़ाना रहेगी। जब तक सर्विस करनी है वो तो निभाना पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगता है आगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी कब तक आ सकती है? आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और काफ़ी, मतलब क्योंकि इतने नंबर हैं आपके, इसका मतलब आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी आप ध्यान रखते होंगे। तो अभी आगे वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या संभावना लगती है आपको? अभी 2023 वाले लड़कों की ट्रेनिंग चल रही है, उनकी दिसंबर में पासिंग आउट हो जाएगी, या दिसंबर जनवरी तक। और उसके बाद में 2025 में नई कांस्टेबल की भर्ती है, वो आनी है। हाँ, नोटिफिकेशन उसका निकल जाएगा मार्च से अप्रैल तक, कभी निकल जाए, लेकिन 2025 के एंड तक ये भर्ती होने की संभावना पूरी है ना। ड्राइवर जो कांस्टेबल की है उनकी भी कोई संभावना लगती है आपको? ड्राइवर की वैकेंसी तो बहुत खाली पड़ी है, अभी भी एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो चला रहे हैं, हेड कांस्टेबल चला रहे हैं, हर थाने में कमी ड्राइवर की है, लेकिन वो सरकार कब निकाले वो तो उनकी मर्जी है, इसका पता हमें पहले से नहीं चलेगा भाई कब तक आएगी, 1 साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, 3 साल में आ जाए। तो इसका तो भाई हाँ बता नहीं सकते, लेकिन आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो ध्यान जरूर रखते हैं कि आ सकती है वैकेंसी। लेकिन पीछे की जो वैकेंसी थी शायद 2012 में आई थी इसकी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 2012 के बाद में ये सबसे बड़ी ड्राइवर की भर्ती अभी आई थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी अब जल्द आने की उम्मीद ये है कि हम देखते हैं, हमारा स्टाफ रोज़ाना कमी रहती है, जो कांस्टेबल है वो भी गाड़ी चलवा रहे हैं, लेकिन अभी भी पोस्टें बहुत सी खाली पड़ी है दिल्ली पुलिस में, तो आने की उम्मीद ज़्यादा है कि भाई कभी भी आ जाए, साल में भी आ जाए, 6 महीने में भी आ जाए, 2 साल में भी आ जाए।
तो इस बार तो दिल्ली पुलिस की अगर ड्राइवर की वैकेंसी आएगी तो कंपटीशन कितना रहने वाला है इसमें? अब की बार तो कंपटीशन बड़ा रहेगा, क्योंकि सभी पिछली बार जो रह गए थे या जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनाया था, अब सब बढ़िया तैयारी करेंगे। तो कंपटीशन तो इसमें शानदार रहेगा ही रहेगा। तो भाई को मैं यही आशा करता हूं कि भाई को शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा और इनका भविष्य आगे उज्जवल हो। और इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।